नमस्कार। यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। हिंदी की जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी विषय से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो हम शुरू कर रहे हैं और 2 वीडियो आपके सामने आ गए। तीसरा वीडियो है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, उन विषय बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें, इसमें यह है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यानी एक वाक्यांश दिया है, उसके लिए 4 विकल्प दिए हैं एक शब्द के रूप में, उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। पर्वत के ऊपर की समतल जमीन, इसके लिए विकल्प है उपत्यका, अधित्यका, चोटी, घाटी। तो सारे विकल्पों के बारे में आप जान लीजिए। उपत्यका कहते हैं पर्वत के नीचे की ज़मीन, ये है नीचे की, पर्वत के नीचे की जो समतल ज़मीन होती है, पर्वत के पास की जो ज़मीन होती है उसे उपत्यका कहते हैं। और चोटी पर्वत का सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी नुकीला भाग, ये चोटी। और घाटी क्या है? 2 पर्वतों के बीच की है, पर्वतों के बीच की जो ज़मीन होती है घाटी। तो सही उत्तर होगा अधित्यका, पर्वत के ऊपर की समतल ज़मीन अधित्यका। और अन्य के लिए अगर एक वाक्यांश आता है पर्वत के नीचे की समतल ज़मीन तो उपत्यका, पर्वत का नुकीला भाग ऊपर वाला तो चोटी, और घाटी के 2 पर्वतों के बीच की ज़मीन को कहते हैं। तो इससे 4 प्रश्न आपके सामने स्पेशल आ गए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, दिए गए शब्द का जो अनेकार्थी शब्द न हो उसे चुनें। शब्द दिया है जलज और 4 विकल्प दिए हैं, इनमें चारों में एक शब्द ऐसा है जो जलज का समानार्थी नहीं है, बाकी 3 हैं। जो नहीं है उसको पहचानना है। जलज कमल को कहते हैं, जल में जन्म लेने वाला जलज कमल है, ये सही है। चंद्रमा को भी जलज कहते हैं, समुद्र से निकला था जलज कहा है। शंख को कहते हैं जलज। बादल को जलज नहीं कहते हैं, ये इसको कहते हैं जलद। और इसके अलावा जलज के और अनेकार्थी शब्दों में से आता है मोती, शैवाल, कमल, चंद्रमा, शंख, मोती, शैवाल, ये सब जलज कहलाते हैं। और मछली भी ये जलज में आते हैं। तो जलज के अनेकार्थी शब्द आपके सामने आ गए ढेर सारे। कमल, चंद्रमा, मोती, शैवाल, मछली, शंख, ये बादल जलज नहीं बल्कि जलद है। तो अगले प्रश्न में आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द किस कारक की विभक्ति है? पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। देखिए, कारक के 8 कारक हैं और सबकी विभक्ति आप समझ लीजिए। इसमें एक पूछा गया है, अन्य में कोई दूसरा पूछा जाएगा, तो सबके देते हैं। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, फिर संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ये 8 कारक है। इससे कर्ता कारक की विभक्ति है कर्ता ने, कर्म को, करण से और द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से,
अलगाव के अर्थ में आवे, और ये से जो है साथ साथ के अर्थ में आवे। संबंध में काके की, अधिकरण में पै पर, और संबोधन में हे, अरे, अहो आदि। अब कोई कारक पूछा जाए, सारी विभक्ति आप अपने दिमाग में रखें, बता सकते हैं। इसमें पूछा गया है पर, किसका है? में पै पर। ये देखिए कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। सारी विभक्तियाँ याद है तो आप कोई भी कर पाएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को पुनः देख करके सारी विभक्तियाँ दिमाग में रखें, अन्य परीक्षाओं में कोई दूसरा पूछे तो आप बता पाएंगे। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, अर्थ के आधार पर निम्न वाक्य का भेद ज्ञात करें। वैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये भी आओ समझ लीजिए, थोड़ी व्याख्या समझ लीजिए जिससे कि और कुछ बातें पता चल जाए। अर्थ के आधार पर भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पहला है विधिवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संदेहवाचक, छठवां है इच्छावाचक, सातवां है संकेतवाचक, और आठवां है विस्मयादिबोधक। जी, अब विधिवाचक वाक्य वहाँ होगा जहाँ पर क्रिया का होना स्वीकार किया जाएगा। जैसे राम फल खाता है, वह स्कूल जाता है, क्रिया का होना स्वीकार। निषेधवाचक वाक्य वह होगा जिसमें क्रिया का निषेध किया जाए, ना, नहीं, मत जैसे शब्द होंगे। जैसे कहा गया फूल मत तोड़ो, तोड़ने का निषेध किया जा रहा, तो इसका उत्तर होगा निषेधवाचक। ये उत्तर हो गया। फिर इसके बाद आज्ञावाचक, जब कोई आज्ञा प्रदान की जाए, बाहर चले जाओ, खड़े हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक में जब कोई प्रश्न किया जाए, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक। संदेहवाचक, जब किसी वाक्य में संदेह प्रकट किया जाए, शायद वह इस समय सो रहा होगा, संदेह। इच्छा, जिस वाक्य में इच्छाएं या शुभकामनाएं व्यक्त की जाए, भगवान तुम्हारा भला करे, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा जरूर बचाओ, ये इच्छाएं, शुभकामनाएं। संकेतवाचक, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया को संकेत करे, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, तो संकेतवाचक। जैसे माँ घर आ जाए तो मैं बाजार जाऊँ, मेरा बाजार जाना माँ के घर आने पर निर्भर है। अच्छे कर्म करते तो अच्छा फल पाते, अच्छा फल पाना अच्छे कर्म करने पर निर्भर है। जैसे पिताजी जिद पर न अड़ते तो फैसला हो जाता, फैसला होना पिताजी की जिद पर निर्भर था। इसलिए एक क्रिया दूसरी क्रिया को संकेत करे, एक क्रिया का होने पर दूसरी क्रिया निर्भर रहे, तो संकेतवाचक। और विस्मयादिबोधक, जिन वाक्यों में हर्ष, दुख, आश्चर्य, अनुमोदन, तिरस्कार, स्वीकार, संबोधन, इनके भाव प्रकट करे, वो विस्मयादिबोधक हैं। कहने अरे कहाँ चले आ रहे हो, इस प्रकार से कोई भी वाक्य आए आप आधार से पहचान सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। शक, शहद, शरबत, शराब। किसी शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए सबसे सरल तरीका है कि शब्द के साथ क्रिया या विशेषण का प्रयोग करो। अगर वह क्रिया या विशेषण पुल्लिंग में आता है तो वो शब्द पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग में आता है तो वो शब्द स्त्रीलिंग में है। जैसे है आप शक किया, उसने मेरे ऊपर शक किया, किया, किया तो पुल्लिंग है। शहद मीठा है,
मीठा तो पुल्लिंग, शक्कर मीठी है, मीठी तो स्त्रीलिंग, तो शहद मीठा है तो पुल्लिंग। शरबत पिया, पिया और चाय पी, पिया पुल्लिंग, पी स्त्रीलिंग, तो पिया तो पुल्लिंग। अब एक बच्चा शराब पी, तो शराब पी तो ये स्त्रीलिंग, तो उत्तर हो गया शराब, ये स्त्रीलिंग होगा। तो इस प्रकार से क्रिया या विशेषण का प्रयोग करते हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जांच आप आराम से कर लो। तो अगले प्रश्न में आते हैं। आगरा शब्द का सही बहुवचन विकल्प से चुनाव करें। देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उनका बहुवचन नहीं होता, भाववाचक संज्ञाएं हैं उनका बहुवचन नहीं होता। जैसे राम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई बहुवचन नहीं होगा। जैसे गंगा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो कोई बहुवचन नहीं होगा। जैसे आगरा स्थान का बोध करा रहा है, कोई बहुवचन नहीं, यानी कोई बहुवचन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये होगा। तो ये मुख्य चीज़ जान लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं या भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। फिर अगला है, जिन शब्दों के अंत में छोटी ई लग जाए उन्हें क्या कहते हैं। छोटा आ लग जाए अकारांत, छोटी ई लग जाए इकारांत, छोटा ऊ लग जाए उकारांत, बड़ा ऊ लग जाए तो ऊकारांत, तो छोटी ई लगा है तो इकारांत। कृदंत तो उनको कहते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है। जैसे लड़ना क्रिया है, आई प्रत्यय जुड़ा तो लड़ाई, ये कृदंत हुआ। तद्धितान वो होता है जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़े जो शब्द बनेगा वो तद्धितान है। जैसे मीठा, आई प्रत्यय जुड़ा तो मिठाई, मिठाई तद्धितान हुआ। और प्रत्ययांत जिसमें कोई प्रत्यय लगा हो वो प्रत्ययांत है। तो ई लगा है तो इकारांत। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। स्वस्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। परीक्षा में अक्सर आता है, बहुत छोटा सा बहुत सस्ता सवाल होता है, बहुत ध्यानपूर्वक इसको करें। जो भी शब्द लिखा हुआ उसमें व्यंजन वर्ण को लिखें और उसमें हलंत लगावें, फिर उसमें जो मात्रा लगी है उसको लिख दें, फिर उसके बाद अगला व्यंजन लिखें, हलंत लगावें, फिर अगली मात्रा लिखते हैं जो उसमें लगी हुई है, प्रकार से लिखते जाएं। स्वस्थ लिखा है तो आधा सा है तो सा लिख करके हलंत लगाया, मतलब ये आधा सा हो गया, इससे स्वर नहीं है। अब इसमें स्वर नहीं है आगे, अब वाह वर्ण है तो सीधा वाह वर्ण लिख दिया। अब इसमें स्वर नहीं है तो वाह लिखा व्यंजन और हलंत लगाया, और वाह में छोटा आ की मात्रा लगी है तो छोटा आ लिख दिया। फिर आधा सा लिखा है तो फिर सा लिख कर हलंत लगा दिया, और फिर व्यंजन स्वर नहीं है तो कुछ नहीं लिखा, और फिर था लिखा है हलंत लगाया और फिर छोटा आ लिखा। अब मिलान कर लो, ता वा आ, सा में हलंत लगा है, ये देखिए था में हलंत लगा है, एकदम पहला विकल्प सही। कोई भी शब्द आवे बड़े आराम से, जैसे आपका शब्द आया रोहिणी, अब इसको लिखना है तो रा लिखा है तो रा लिखा, हलंत लगाया, ओ की मात्रा लगी है ओ की मात्रा लिखा, हा लिखा है तो हा लिखा और हलंत लगाया और छोटी की मात्रा ये लिखा, अणा लिखा है तो अणा लिखा और बड़ी की मात्रा लगी है तो बड़ी की मात्रा लगाया। जैसे लिखा शब्द अन्याय, तो सबसे पहले स्वर लिखा है तो स्वर ही लिख दिया, स्वर में हलंत नहीं लगता है। फिर ना आधा ना लिखा तो ना लिख करके हलंत लगाया, फिर कोई स्वर नहीं, या लिखा है तो या लिख दिया, हलंत लगाया, या में बड़े या की मात्रा लगी है तो बड़ा आ लिख दिया, और फिर या है या लिखा फिर हलंत लगाया और फिर छोटा आ लगा है तो या लिख दिया। कोई भी शब्द हो आप आराम से इस तरह से उसका विस्तारित रूप लिख सकते हो, और ये परीक्षा में अक्सर आता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लो, बड़े आराम से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, ये निम्न विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को पहचाने। आशीर्वाद शब्द है। अब आप देख लीजिए, ये शब्द एकदम देव आगे बैठ रहा, आशीर्वाद, वाह के ऊपर रा लगेगा। अब देखो ये भी गलत है और ये भी है। अब दो विकल्प आ गए, वैसे एक विकल्प में ऐसे नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ लगना चाहिए, ऐसे जल्दबाजी में लिखने में गड़बड़ी हो गई है, ऐसे होना चाहिए।
तो हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगा है, तो दोनों विकल्प सही हैं। तो आपको जो पहले विकल्प मिल जाए उसमें लगा दो, यानी आशीर्वाद शब्द हमेशा देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा, बस आशीर्वाद, वा के ऊपर रा लगेगा और दा, ये। फिर अगला है, दिए गए वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए, और विशेष उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। अब आप देखिए, यह घोड़ा बहुत काला है। अब इसमें घोड़ा शब्द ये तो विशेषण है, काला शब्द ये विशेषण है, और यह शब्द भी विशेषण है। देखिए विशेषण 4 प्रकार के हैं। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घोड़ा, घोड़ा शब्द संज्ञा है, उसके पहले यह सर्वनाम आया तो यह सर्वनामिक विशेषण होगा। और दूसरा है गुणवाची विशेषण, जब कोई विशेषण संज्ञा सर्वनाम की गुण, दशा, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल इनका बोध करावे तो गुणवाची है। काला रंग है, रंग गुणवाची विशेषण में आता है। तो यह सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, और काला गुणवाची विशेषण। तो 2 विशेषण आपको इसमें मिल गए। 2 विशेषण वाला विकल्प ये है और ये है, और विशेष इसमें केवल घोड़ा है, एक विशेष और 1 और 2 विशेषण। तो सही उत्तर ये होगा, 2 विशेषण और 1 विशेष इस वाक्य में है। इस प्रकार से आप पहचान कर लेंगे। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श के बहुत अच्छे लेखक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक तो जूठन आती है, ये है, और इसके अलावा आप है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु की है, फणीश्वर नाथ रेणु, ये आपका आंचलिक उपन्यास है। ढूंढा सत्य, ये यशपाल जी की है, यशपाल जी का उपन्यास है। अब सारा पता नहीं क्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर सामने है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। फिर अगला प्रश्न आता है, ये है, निम्न में से किस रचना को कृतक जीवन का महाकाव्य कहते हैं। जिसमें किसानों के बारे में बात कही गई होगी वही कृतक जीवन का महाकाव्य होगा। गबन, कायाकल्प, गोदान, रंगभूमि। गबन में स्त्रियों के आभूषण प्रेम की चर्चा है, इसलिए कृतक जीवन का उपन्यास नहीं है। गोदान में ये होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, किसानी जीवन, खेती किसानी वाला ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन दोनों का समन्वय दिखाया गया है। तो इस प्रकार से कृतक जीवन का महाकाव्य गोदान कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद, ये सारी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। प्रेमचंद, सारी रचनाएं जो चारों लिखी हुई हैं ये सारी रचनाएं प्रेमचंद की हैं, सारे उपन्यास हैं प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट आदि नामों से जानते हैं। फिर अगला है, निम्न में से किसे जातीय कवि की संज्ञा दी गई है। कवि के नाम है सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, रहीमदास। तो इसका सही उत्तर तुलसीदास होगा। तुलसीदास को जातीय कवि कहा गया कि एक जाति विशेष ब्राह्मणवादी कवि माने जाते हैं, और कई पंक्तियाँ इनकी इस प्रकार से हैं जिसमें ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया गया है, इसलिए कुछ लोग इनको जातीय कवि कहते हैं। तुलसीदास। फिर अगला है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पंक्ति है, काली घटा का घमंड घटा,
घटा शब्द 2 बार अलग अलग अर्थ में आया। काली घटा, घटा का मतलब है बादल, काले बादल। का घमंड घटा, घटा का मतलब कम हुआ। घटा शब्द अलग अलग अर्थों में आया। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार, कोई शब्द एक से अधिक बार अलग अर्थ में आवे, वहाँ यमक अलंकार होता। अनुप्रास, जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर ध्यान में, तो अनुप्रास होगा। श्रेष्ठ पे शब्द एक हो, उसके एक से अधिक अर्थ हों। रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। श्लेष होगा वक्रोति, जहाँ वक्ता की कही गई बात को श्रोता भिन्न अर्थ में ग्रहण कर ले, वह वक्रोति है। तो इस प्रकार से काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार होगा। फिर अगला है साहित्य के क्षेत्र का कबीर पुरस्कार कौन सी सरकार प्रदान करती है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है कि कबीर पुरस्कार है, कालिदास पुरस्कार हैं। इस तरह के पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। एमपी कालिदास कबीर पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय अविकारी शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार किसी प्रकार का विकार न हो, अविकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द है जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार भेद उत्पन्न हो जाए। इनके अंतर्गत, विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण 4, और जो अविकारी हैं उनमें भी 4 ही हैं। तो 4 उत्तर तो आपका 4 है। वो 4 कौन से हैं? नंबर 1 क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये अव्यय के 4 भेद। फिर अगला आता है, ये प्रश्न है निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचाने। शुद्ध वाक्य मेरे पर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे कृपा करो। सही उत्तर होगा मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। मेरे सर्वनाम वाली गणती है तो इस पर मुझ पर कृपा करो, ये सही उत्तर होगा। अगला है शोठा छंद में तुक किन चरणों में होता है? देखिए शोठा छंद ये अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। 4 चरण इसमें होते हैं। पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। और तुक पहले तीसरे चरण में होता है। इतनी बातें याद कर लीजिए दिमाग में। चौथा छंद के सारे लक्षण, आप चौथा लिखा हो उसको आप पहचान, तो उत्तर होगा पहले तीसरे चरण में तुक होता है। जिसमें 11 मात्राएं होती हैं उसमें तुक होता है। जैसे मुँह कहो ही बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। मुँह कहो ही वाचाल ला, और द्रव, तो इस प्रकार से मुँह कहो ही वाचाल ला आया पहले चरण के अंत में, और वो कहो ही वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, वाचाल दयाल, ला वर्ण की अंत में आ रहा है पहले तीसरे चरण में। तो वर्ण के अंत में जो वही शब्द आता है चरण के अंत में तो तुक होता है। तो तुक पहले तीसरे में, दूसरे चौथे में हो जाए तो हो जाए, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन तो इस प्रकार से चौथा, अगर दोहा होता तो यह उलट जाता, दोहा में दूसरे चौथे में तुक हो जाता है।
जिसमें 11 मात्राएं होती हैं उसमें 13 11 13 11, तो जिसमें 11 मात्राएं उस तो उसी में होगा। फिर अगला है मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प पहचानना है। अंटी मारना, मारपीट करना, कोई चाल चलना, कपट दिखाना, शर्त रखना। अंटी मारना का मतलब होता है कोई विशेष चाल चलना, खतरनाक चाल अंटी मारना कहलाता है। ये तो मुहावरा है, सटीक उत्तर आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है रस की सबसे पहली परिभाषा किसने दी? उसे रस के सबसे प्रमुख आचार्य में से रस शब्द, वैसे तो रस शब्द सबसे पहली बार ऋग्वेद में आया, जहाँ पर ब्रह्म को रस कहा गया, रसो वैशः। लेकिन रस की सबसे पहली प्रचलित परिभाषा भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में दी, जो ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास लिखा गया ग्रंथ है। और वो परिभाषा भरत मुनि ने क्या दी? उत्तर सही आपका भरत मुनि। और परिभाषा ये है विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति। ये रस की परिभाषा भरत मुनि नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ में परिभाषा दी गई है। इसका मतलब होता है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ये भरत मुनि की परिभाषा है, सबसे पहले आचार्य रसवादी आचार्य थे। फिर अगले प्रश्न में आते हैं किस वाक्य में क्रिया भविष्यत काल में है? यानी भविष्यत काल में होने का मतलब क्रिया हुई नहीं अभी, बाद में होगी। वर्तमान काल में क्रिया हो रही है और भूतकाल में क्रिया हो चुकी है। अब पढ़े, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, बाद में क्रिया हो रही है, करूँगा गागेगी ये लगा है। और मैंने पेड़ काट लिया, भूतकाल हो गया। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भी अगर क्रिया होती तो भूत में ही होती, लेकिन हुई नहीं किसी कारण से। तो ये पढ़ूँगा क्रिया भविष्य में करेगा तो भविष्यकाल। अगला प्रश्न है जब विचारों की गति रुक जाए और वाक्य पूर्ण हो जाए तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है? सीधा सा है, वाक्य पूर्ण हो गया, जब कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। ये इस प्रकार से लगता है पूर्ण विराम। अप विराम इस प्रकार से लगता है और अर्ध विराम इस प्रकार से लगता है और योजक चिन्ह इस प्रकार से लगता है। तो सही उत्तर है पूर्ण विराम। जब वाक्य समाप्त हो जाए, विचारों की गति रुक जाए तो पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है दशानन शब्द में कौन सा समास होगा? 10 हैं आनंद जिसके वह कोई, अर्थात रावण। तीसरा पद प्रधान, जब तीसरा पद प्रधान तो बहुब्रीहि होगा। द्विगु में पहला पद संख्यावाची हो, समूह के अर्थ में आवे तो द्विगु होगा। द्वंद्व में जब दोनों पदों के बीच में और या व अथवा जैसे समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप हो तो द्वंद्व होगा। कर्मधारय में जब विशेषण विशेष का भाव हो तो कर्मधारय होगा। इसमें तीसरा पद प्रधान है, बहुब्रीहि है। अगला है काली मिर्च में कौन सा समास होगा? काली मिर्च, काला रंग है, रंग विशेषण होते हैं, विशेषण विशेष से भाव। अभी बात किया, विशेषण विशेष से भाव कर्मधारय होगा। काली मिर्च, खड़ी बोली, काला पानी, ये सब कर्मधारय है। अगला है अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो इसमें मूल शब्द और उसके पहले कौन सा शब्दांश आया ये देखना है। अध्यक्ष का विग्रह करें तो वह अधि धन अक्ष, अक्ष इस मूल शब्द के पहले आधि लगा है तो आधे उपसर्ग होगा, आधे। फिर अगला है दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुने, विलोम तत् बताना है। शामिश, जो मांस का भोजन करता है उसे शामिश कहते हैं। और इसके लिए एक समानार्थी शब्द है आमिष। तो कभी कभी चाहे शामिश दिया हो और चाहे आमिष दिया हो,
दोनों का मतलब एक होता है। इसका विलोम निरामिष होगा। सामिष जो मांस का भोजन करता है, आमिष जो इसके भोजन में मांस शामिल है, विलोम निरामिष। सामिष और आमिष दोनों का विलोम निरामिष होगा। अगला है नैसर्गिक शब्द का विपरीत बता। नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक को। नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों एक हैं। विलोम क्या होगा? कृत्रिम, बनावटी। नैसर्गिक शब्द हो या प्राकृतिक शब्द हो, दोनों का अर्थ एक है, इसलिए दोनों का विलोम कृत्रिम है। अगला है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है? प्रत्यय का मतलब जो शब्द के अंत में आकर के शब्द के अर्थ को बदल रहा है वो प्रत्यय होता है। अलग, देखिए विकल, अलग, पुलक, कहीं अंत में कोई प्रत्यय नहीं लगा। धनिक, ये इसमें लगा, क्या लगा है, किस शब्द में लगा है? धन में एक प्रत्यय लगा है, तो धनिक, धनिक शब्द में प्रत्यय लगा है, ये बताना था। अगला शब्द है निम्न विकल्पों में कौन सा योग रूढ़ शब्द का विकल्प है? देखिए बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें। अगर शब्द को एक से अधिक भागों में खंडित कर दिया जाए तो जो खंड प्राप्त होते हैं उन सभी खंडों के या उनमें से किसी एक खंड का अर्थ नष्ट हो जाए तो ऐसा शब्द रूढ़ होगा। जैसे पशु शब्द है तो पा और शु, न पा का कोई मतलब न सु का कोई मतलब, तो ये रूढ़ है। और यौगिक वो है जैसे जिन शब्दों के सार्थक खंड कर दिए जाएं और जो खंड प्राप्त होते हैं उनके अलग अलग जो अर्थ हैं वही अर्थ शब्द में भी शामिल हैं। ऐसे शब्दों को यौगिक कहे जाते हैं। जैसे आपका पाठशाला, पाठ पढ़ाई लिखाई, शाला घर, और पाठशाला का मतलब पढ़ाई लिखाई वाला घर। जैसे विद्यालय, विद्या ज्ञान, आलय घर, और विद्यालय ज्ञान का घर। चारपाई, 4 संख्या में 4, पाई पाया, और चारपाई का मतलब जिसमें 4 पाया है, तो खंडों का अर्थ है और वही अर्थ शब्द में शामिल है, तो ऐसे शब्दों को यौगिक कहते हैं। तीसरे योग रूढ़, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड तो हो जाएं जैसे यौगिक में हो रहे हैं, लेकिन खंडों का जो अर्थ है वो शब्द में शामिल नहीं है, परंपरा से किसी नए अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए उनको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे आपका लंबोदर, लंबा और उदर दोनों का मतलब, लंबा का मतलब लंबाई में, उदर का मतलब पेट, लेकिन लंबोदर का मतलब लंबा पेट नहीं। ये लंबोदर गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया। जैसे दशानन, 10 और आनन दोनों का मतलब है, आनन मतलब स्थिर, लेकिन दशानन शब्द रावण के अर्थ में रूढ़ हो गया। तो जब जो बहुब्रीहि समास वाले पद हैं सब योग रूढ़ में आते हैं। और चौथे हैं संकर शब्द, ऐसे शब्द जो एक से अधिक भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हों वो संकर है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द, गाड़ी हिंदी भाषा का, तो अंग्रेजी हिंदी के मेल से बना शब्द तो संकर है। तो इस प्रकार से इसमें पूछा गया है क्या, योग रूढ़ शब्द कौन? अभी हमने बोल ही दिया, लंबोदर, ये योग रूढ़ शब्द है। अगला आता है जब कर्ता स्वयं कर्म न करके किसी अन्य से कराए तो कौन सी क्रिया होगी? जब कर्ता क्रिया नहीं कर रहा, कोई दूसरा कर रहा, तो क्रिया प्रेरणार्थक होगी। जैसे माँ बच्चे को हंसाती है तो माँ नहीं हंसती, बच्चा प्रेरित होकर के हंसता है। उसने पेड़ कटवा डाला तो पेड़ काटने की क्रिया उस कर्ता ने नहीं की बल्कि किसी अन्य ने की, तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया वो हैं जब क्रियापद एक से अधिक क्रियाओं के मेल से बनता है तो संयुक्त क्रिया। जैसे वह जा रहा है, जा रहा है कई शब्दों के मेल से बनता है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया है, जब कर्ता एक क्रिया करके तत्काल दूसरी क्रिया करता है तो जो पहले की गई क्रिया है वो पूर्वकालिक है और इसके अंत में कर शब्द लगा होता है। वह नहा कर भोजन करता है, नहा कर भोजन, नहाना और भोजन करना 2 क्रियाएं हुई, तो नहाना पहले हुई तो ये पूर्वकालिक है। और सहायक क्रिया
जो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए आवें। जैसे अंग्रेजी में इज, एम, आर, वाज, वेर, हेल्पिंग वर्ब। है तो हिंदी में जैसे है, हूँ, रहा है, रही है, था, थे, थी, गागेगी, होगा, होगी, ये आपकी सहायक क्रिया है। तो सही उत्तर क्या है? जब कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता, प्रेरित होकर के कोई अन्य क्रिया करता है तो वो प्रेरणार्थक कहलाती है। फिर अगला है मृगांक शब्द में कौन सी संधि है? मृगांक, मृग धन अंक, छोटा आ अनुस्वार है बड़ा, समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाए तो दीर्घ संधि है। मृगधन अंक, मृगांक में दीर्घ संधि है। अगला है नद्यम्बु का संधि विच्छेद। नदी धन अम्बु, इसमें ई है, इसमें आ है, ई बन गया या में और आ वैसे ही बना हुआ है, और ना शब्द वैसे है, दा में ये शब्द वैसे है, और आधा माँ और बू शब्द वैसे है। अब इसको जोड़ दिया, ना, दा, या, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ना, दा, या, अम्बु। तो ये नद्यम्बु में यण संधि होगी, यण संधि, यण संधि। तो नदी धन अम्बु ये विकल्प सही है। नदी धन अम्बु ये विकल्प है। अगला है मुझे तोड़ लेना वनमाली देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पंक्तियाँ किसकी लिखी हुई हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी है। पुष्प की अभिलाषा पढ़ा होगा आप लोगों ने पाठ, पुष्प की अभिलाषा। ये शीर्षक कविता से ली गई हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है सामने, सही वाक्य में सही शब्द विकल्प से चुनकर भरना है। यद्यपि उसकी बहन बीमार थी, फिर खाली स्थान, उसने कड़ी मेहनत की, तो भी, फिर भी, किंतु, तथापि। उसे यद्यपि शब्द आया है। यद्यपि के साथ हमेशा तथापि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर होगा तथापि। ये सही है। यद्यपि उसकी बहन बीमार थी, तथापि उसने कड़ी मेहनत की। यदि के साथ तो, जो के साथ सो, ये शब्द जोड़े में चलते हैं, तो हमेशा ध्यान करिए यद्यपि के साथ तथापि शब्द का प्रयोग होगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संवैधानिक मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 343, जिसमें कहा गया है हिंदी भारत की राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। जो राजभाषा का ये अनुच्छेद है, राजभाषा। अनुच्छेद 343। तो ये 35 प्रश्न आपके आए और इनके साथ साथ व्याख्या आई। वीडियो को दोबारा रिवर्स करके कई बार देखें और उन बिंदुओं को, जिन बिंदुओं से प्रश्न आए हैं, उन बिंदुओं को सही ढंग से आप पढ़ लें। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए तो रामबाण है, वही बिंदुओं से प्रश्न आते हैं। प्रश्न बदल सकता है लेकिन आधार वही ले आ जाएगा, टॉपिक चुना वही जाएगा, क्वेश्चन का रूप बदलेगा। इस प्रकार से बार बार वीडियो को देखें, उन टॉपिकों को और अच्छे से तैयार करें, तो यूपीपी की परीक्षा बहुत सहज हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। हम ढेर सारे वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं और उन वीडियो को आप सुगमता से देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले और लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि जो आगे का वीडियो आएगा उसका आपको लिंक आराम से जल्दी से मिल जाएगा। बस आता ही होगा। आगे फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।